नमस्कार, हेलो इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह आपके साथ। करते हैं शुरुआत। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। 10 अगस्त को पीएम मोदी इसका जवाब भी देंगे। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपको बता दें कि अब से सदन में मौजूद हैं। आज से चर्चा 8, 9, 10 तारीख यानी कि अविश्वास पर चर्चा होने वाली है। 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा पर जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी आज के दिन होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अविश्वास का प्रस्ताव जिस तरीके से एनडीए ने और यूं कहें कि एनडीए पर लगाया था इंडिया ने, जिसमें कहीं ना कहीं ये मजबूर किया गया था, ये कहा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में टिक पाएगा नहीं, लेकिन मणिपुर को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना है और इसी को लेकर ये इंडिया के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इंडिया दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अब प्रधानमंत्री मोदी जो है इस पर जवाब देंगे। पहले चर्चा होगी 8, 9 और 10 अगस्त तक अविश्वास पर चर्चा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इसमें अपना जवाब 10 तारीख को दाखिल करेंगे। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा की शुरुआत होगी और इस अविश्वास प्रस्ताव को और धार दी जाएगी राहुल गांधी के द्वारा। जी हां, राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई और इसके बाद अब चर्चा को धार दी जाएगी। तो देखिए, अविश्वास वाला दांव कैसे। एनडीए की बात करें तो 39 दल है एनडीए में। इंडिया के साथ है 26 दल, 329 सांसद एनडीए के साथ हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो सांसदों की संख्या यहां पर देखिए कम है, 142, और यही वजह है कि बड़े आसानी से एनडीए ने दिल्ली बिल को ही पास करा लिया और इस समय मौजूदा परिस्थितियों में भी आगे दिखाई दे रही है एनडीए। तो फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव का दाव जरूर INDIA नया अलायंस ने खेला है, लेकिन मंशा कुछ और ही है। चलिए एक और बड़ी खबर, बीजेपी का 2024 पर पूरा फोकस है। दिल्ली में बीजेपी के सांसदों से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी राज्यों के सांसदों के साथ बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा के तमाम सांसदों से मुलाकात करेंगे। तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से काफी अहमियत रखते हैं और यही वजह है कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा शामिल होंगे। इधर दोनों सदनों से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। कल देर रात राज्यसभा से भी यह बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, बिल के विपक्ष में 102 वोट पड़े। राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून अब बन जाएगा। राज्यसभा में सोमवार का दिन एनडीए के नाम रहा है। दिल्ली सेवा बिल के नाम पर अब समर्पित रहा है। गुरुवार को लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया है। पूरे दिन इस पर जमकर हंगामा भी हुआ, चर्चा भी हुई और यह बिल अब पारित हो चुका है। तो दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट डाले गए, तो इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट ही पड़े। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। इसके बाद इसे कानून का दर्जा मिल जाएगा। वहीं राज्यसभा में वोटिंग कराने की पहले मशीन से वोटिंग का प्रावधान समझाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उपसभापति ने घोषणा की कि मशीन में कुछ खराबी है, इसलिए वोटिंग पर्ची के जरिए कराई जाएगी। तो चलिए एक और बड़ी खबर, दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से फिलहाल पास हो चुका है। बिल पास होने के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली के सीएम का केंद्र पर हमला, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते पीएम नरेंद्र मोदी, ये कहना दिल्ली के सीएम का।
तो दिल्ली में आपको हराना मुश्किल है। केजरीवाल ने तमाम बातें कही हैं। दिल्ली में चोर दरवाजे से बीजेपी दाखिल हुई है। मोदी जी जनता की बात नहीं मानते। केजरीवाल ने कहा हमने बीजेपी को 4 चुनाव हराए। केजरीवाल तमाम बातें कहते नजर आए। बीजेपी ने चोर दरवाजे से सत्ता को हासिल किया और इसके बाद बड़ी ही चालाकी के साथ इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में पेश कराने के बाद इसे अब पारित करवा भी लिया है। तो फिलहाल अब राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार होगा, तब ये बिल कानूनी दर्जे के रूप में सामने होगा। तो ज्ञानवापी परिसर पर आज एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। आज एएसआई सर्वे का 5वां दिन है। सुबह 8 बजे से सर्वे की शुरुआत होनी है। आपको ये भी बता रहे हैं कि गुम्मत के बाद एएसआई सर्वे स्टडी मैपिंग इमेजिंग फोटोग्राफी करने जा रही है। तो देखिए आज एएसआई सर्वे का 5वां दिन और 4 दिन तक अभी सर्वे हो चुका है। इन 4 दिनों के सर्वे में अभी तक क्या क्या हासिल हुआ, क्या क्या यहाँ पर साक्ष्य मिले हिंदू पक्ष की तरफ से, ये आने वाले दिनों में पेश किया जाएगा। लेकिन निर्देश यही है कि जल्द से जल्द सर्वे रिपोर्ट पेश की जाए। स्टडी मैपिंग, इमेजिंग, फोटोग्राफी और भी तमाम ऐसी तकनीकों के इस्तेमाल के जरिए ये पताने लगाने में टीमें जुटी हैं कि आखिर वाकई में ज्ञानवापी परिसर की सच्चाई क्या है। बिल्कुल अत्याधुनिक जो मशीनें हैं, जो तकनीक है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरीके से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट, यूं कहें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप बिना ही भवन को नुकसान पहुंचाए, ढांचे को नुकसान पहुंचाए, आप सर्वे करेंगे, तो इसका पूरा ख्याल एएसआई रख रही है। बाकायदा मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहां मौजूद हैं, हिंदू पक्ष के लोग भी मौजूद हैं और सभी की देखरेख में ये एएसआई का सर्वे चल रहा है। 5वां दिन आज है और कुछ ही देर बाद सर्वे की शुरुआत भी हो जानी है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान को 19 नए जिले अब दे दिए हैं। जयपुर में नए जिलों के स्थापना दिवस पर आज समारोह भी होने वाला है। शुरुआत इसके हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के साथ होगी, हवन पूजन के साथ की गई है। इस कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने कई दिग्गज नेताओं के साथ अपनी बातें कही हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, अशोक गहलोत ने नए जिलों की शिलापट्टी को भी लॉन्च किया है। राजस्थान को अब 19 नए जिले मिलने जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने इन नए जिलों की स्थापना की है। तो नए जिलों के लिए बाकायदा इसे वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। मार्च 49 को जो पिछली स्टेट से जोड़ करके ग्रेटर राजस्थान बना, 1956 के अंदर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, आयोग बना, शिवप्रजा लागू हुई और वर्तमान राज्य अस्तित्व में आया। उस समय हमारी जनसंख्या 2 करोड़ थी, लगभग 2.25 करोड़ थी, 26 जिले थे। उसके बाद में 26 सालों बाद में और 7 साल में आप समझ लीजिए 56 के बाद में 23 तक 67 सालों के अंदर लगभग 70 सालों में 7 जिले बने थे। जब 2.25 करोड़ की आबादी थी, अब वो 3 गुना बढ़ के 7 करोड़ की आबादी हो गई। हमने महसूस किया कि आबादी के हिसाब से प्रशासनिक कंट्रोल होना आवश्यक है, वरना ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां पर उस जिले के एक गांव से अगर मुख्यालय जाए तो 250-300 किलोमीटर जाना पड़ता है। जैसे कोई जयपुर से जोधपुर जा रहा हो, जोधपुर से जयपुर आ रहा हो, बीकानेर से जयपुर आ रहा हो, इतना दूर ही जाना पड़ता है जिला मुख्यालय पर। ऐसे जिले भी थे। तो सोच समझ के हम लोगों ने एक साथ में, जैसा भी उस समय कही थी, जन भावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान। ये मामूली बात नहीं है। एक साथ जो जिले बनाए गए हैं, आप कल्पना कर सकते हो, 33 जिले बन गए, 50 बन गए हैं। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में कुछ जिले जो बने थे,
उचित प्रकार से राजस्थान में रामरबाड़ी कमेटी बनाई गई, बहुत मेहनत करी उन्होंने, लोगों की भावना, जिलों के लोगों की भावनाओं को समझा और 19 जिले साथ में अस्तित्व आ गए। सीकर, पाली, बांसवाड़ा 3 संभाग बन गए। एक नई शुरुआत राजस्थान में क्यों हो रही है, जो मैं बार बार कहता हूं आपको कि 2030 हमारा विजन होना चाहिए राजस्थान वासियों का। अभी तक हम लोग अकाल सूखे से जूझते रहते थे। रेगिस्तान के नाम से राजस्थान का नाम जाना जाता था देश के अंदर, दुनिया के अंदर भी। राजस्थान हमारे रेगिस्तान, बरसात होती नहीं थी अधिकांश जगहों पर। 50-60 साल में बदलाव भी आ गया, मानसून में भी आ गया, प्रकृति ने हमारा साथ दिया। 4 कानून बनाए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, इतिहास बन गया। वो भी एक नई शुरुआत, पब्लिक को अधिकार दो कानून बना करके। चिराग पासवान ने एक बार फिर से चाचा पारस को जोरदार झटका दिया। एक दिन पहले उन्होंने जमुई से ऐसा बयान दिया कि पशुपति पारस तो थोड़ी राहत मिली जरूर होगी, लेकिन अगले ही दिन अब एलजेपी रामविलास के मुखिया ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनके चाचा पशुपति पारस परेशान हो गए। आखिर क्यों, रिपोर्ट आप देखिए। चिराग ने चाचा पारस की फिर बढ़ाई टेंशन। भतीजे के दाव चाचा के सारे गणित होंगे फेल। चिराग पासवान ने ढूंढ ली चाचा की काट। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी चिराग की मां। हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मां वहां से चुनाव लड़े। चिराग पासवान ना तो जमुई छोड़ने के मूड में है और ना ही हाजीपुर सीट से कोई समझौता करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है। ये रास्ता चाचा पशुपति पारस के मंसूबों को नाकाम करने के लिए काफी साबित होने वाला है। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मन भी बना लिया है। इसका इशारा उन्होंने साफ साफ शब्दों में भी कर दिया कि वो चाहते हैं कि मां राजनीति में एंट्री करें। ये सांसद होने के नाते जरूर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पर हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया, हाजीपुर को अपनी मां माना। एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। मैं बाहर, हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मां वहां से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है तो उनका बनता है। चिराग पासवान ने अपनी दिली इच्छा बता दी है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कह दिया कि उनके पिता रामविलास पासवान भी चाहते थे कि उनकी मां चुनाव लड़े। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर की सीट से अब अपनी मां रीना पासवान को चुनावी मैदान में उतारेंगे। हालांकि चिराग पासवान ने बात संभालने के लिए एक और बात कही। उन्होंने साफ किया कि हाजीपुर लोकसभा की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये फैसला संसदीय बोर्ड में तय किया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने दिली इच्छा जताकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी के साथ हेलो इंडिया में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।